हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी सेंटर बाय अंकित सर पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे 7 क्लास का मैथ का एक्सरसाइज 1.1 तथा इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पार्टिकुलर डे। अर्थात निम्नलिखित संख्या रेखा किसी विशेष दिन विभिन्न स्थानों पर डिग्री सेल्सियस में तापमान दर्शाती है। ठीक है, तो देखिए दर्शा रही है लाहौल स्पीति में टेम्परेचर है ये -10, -9, -8, -8 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर में टेम्परेचर है -4 से इधर बढ़ेंगे तो -4, -3, -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला में 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी में तो 15 से एक कम तो 14 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु में तो देखिए 20, 21, 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बेंगलुरु में। तो चलिए क्वेश्चन लोग पढ़ते हैं। ए नंबर क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क डाउन इट। अर्थात इस संख्या रेखा का अवलोकन कीजिए तथा इस पर अंकित स्थानों का तापमान लिखिए। इस पर अंकित स्थानों का तापमान लिखिए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए प्लेस लिख दिए हैं और फिर टेम्परेचर लिख दिए हैं। अब प्लेस में देखिए लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -10, -9, -8 तो -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक उसी प्रकार श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक उसी प्रकार शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी का टेम्परेचर है 14 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर बी पढ़ते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस एमंग द अबव। कह रहा है कि सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान, सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के बीच तापमान का अंतर क्या है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर बी। ये तो ए हो गया, ए हो गया। अब यहाँ पर बी तो ये लिखेंगे कि द टेम्परेचर इज ए हॉटेस्ट प्लेस। द टेम्परेचर इज हॉटेस्ट प्लेस इक्वल टू 22 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि सबसे गर्म जो है टेम्परेचर कितना है, बेंगलुरु का है 22 डिग्री सेल्सियस। इधर जाएंगे तो इधर तो माइनस में, माइनस में जितना भी टेम्परेचर होगा तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडा मिल जाएगा। ठीक है, माइनस टेम्परेचर दिखाता है ठंडा को और प्लस टेम्परेचर दिखा रहा है गर्म को। यानी कि सबसे गर्म पूछेगा तो बेंगलुरु का टेम्परेचर, सबसे ठंडा पूछेगा तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर। तो हम लिख लिए कि द टेम्परेचर इज हॉटेस्ट प्लेस। तो सबसे गर्म स्थान का टेम्परेचर कितना है तो 22 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर इज कोल्डेस्ट प्लेस इक्वल टू -8 डिग्री सेल्सियस। सबसे ठंडा स्थान का टेम्परेचर कितना, 8 डिग्री सेल्सियस। और सबसे गर्म स्थान का टेम्परेचर कितना है तो 22 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है कि द हॉटेस्ट प्लेस एंड द कोल्डेस्ट प्लेस के बीच का डिफरेंस हमको निकालिए। तो चलिए निकालते हैं। द टेम्परेचर डिफरेंस between the hottest place and the coldest place इक्वल टू। तो सबसे हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर कितना है तो 22 डिग्री सेल्सियस। और डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, अंतर। अब हमको डिफरेंस निकालना है तो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर कितना है तो 8 डिग्री सेल्सियस।
अब देखिए, ये 20 डिग्री सेल्सियस हुआ, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस। दोनों को ऐड करेंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस आंसर। अर्थात हॉटेस्ट प्लेस एंड कोल्डेस्ट प्लेस के टेम्परेचर में डिफरेंस कितना का आ गया, तो 30 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी अब हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति तथा श्रीनगर के टेम्परेचर में अंतर पूछ रहा है। लाहौल स्पीति तथा श्रीनगर के तापमान में अंतर। तो सी नंबर सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है सर, सी नंबर का सॉल्यूशन। सी नंबर का सॉल्यूशन हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति। टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति इक्वल टू -8 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इक्वल टू -2 डिग्री सेल्सियस। अब इन लोग का हम डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों जगहों के टेम्परेचर के बीच डिफरेंस निकालेंगे। तो लिखेंगे द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड उसका श्रीनगर का। श्रीनगर तो निकालते हैं। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस का मतलब अंतर होता है, यहाँ पर भी बताए थे डिफरेंस का मतलब अंतर, माइनस का साइन देंगे। और इसका श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस। -8 और माइनस माइनस प्लस 2 डिग्री सेल्सियस। तो -8 ऐसे 2 को माइनस करेंगे तो -6 डिग्री सेल्सियस। यानी कि द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर कितना आया, तो -6 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर डी। डी नंबर पढ़ेंगे। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। चलेंगे, जो बोल रहा है उसको लिखते हैं। और नंबर का, सॉरी, डी नंबर का बोल रहा है कि आपका कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर श्रीनगर एंड शिमला। तो श्रीनगर एंड शिमला का टेम्परेचर कितना है? श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस एंड शिमला का टेम्परेचर है, शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। अब आगे बोल रहा है टेकन टुगेदर इज लेस देन, टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। अर्थात क्या हम कह सकते हैं कि श्रीनगर और शिमला का तापमान मिलाकर शिमला के तापमान से कम है? तो देख लेते हैं, दोनों को मिलाते हैं। तो दोनों को मिलाएंगे तो 5 डिग्री सेल्सियस, ऐसे अगर 2 डिग्री सेल्सियस को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 3 डिग्री सेल्सियस। क्या
ये दोनों का टेम्परेचर शिमला के टेम्परेचर से कम है, तो हाँ कम है। शिमला का टेम्परेचर सिंगल है, अकेले है 5 डिग्री सेल्सियस, और ये दोनों के मिलाकर कितना टेम्परेचर है, तो 3 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 3 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो इसका और इसका कंपेयर करेंगे तो किसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो शिमला का। तो वही चीज तो पूछ रहा है, वही चीज पूछ रहा है कि श्रीनगर एंड शिमला दोनों को मिलाकर शिमला का टेम्परेचर से कम है, तो हाँ कम है, लिखेंगे यस। ये लिखेंगे यस, वी कैन से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला taken together is less than the temperature at Shimla। आगे इसी में बोला इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या ये दोनों का श्रीनगर एंड शिमला का टेम्परेचर श्रीनगर से भी कम है, ये दोनों का टेम्परेचर। इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या ये दोनों का टेम्परेचर श्रीनगर से भी कम है। तो चलिए देख लेते हैं अगेन। तो श्रीनगर एंड शिमला का टेम्परेचर कितना है, तो दोनों को मिलाएंगे तो टेम्परेचर हो जाएगा 5 में से 2 घटेगा तो 3 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर का टेम्परेचर अकेले कितना है, तो श्रीनगर का टेम्परेचर अकेले इसका -2 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे इसका टेम्परेचर लेस देन श्रीनगर नहीं है, अर्थात 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, यानी कि श्रीनगर और शिमला दोनों के साथ मिलाकर टेम्परेचर ज़्यादा है श्रीनगर से, जबकि यहाँ पर इसका टेम्परेचर ज़्यादा था शिमला का। इन दोनों में कंपेयर किए थे तो शिमला का टेम्परेचर ज़्यादा था, जबकि यहाँ पर श्रीनगर और शिमला दोनों को मिलाते हैं तो श्रीनगर के तुलना में टेम्परेचर अधिक है। क्यों? क्योंकि इसका 3 डिग्री सेल्सियस है, इसका -2 डिग्री सेल्सियस। तो इसका लिखेंगे इसका लिखेंगे नॉट वी कैन नॉट से वी कैन नॉट से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला श्रीनगर एंड शिमला taken together is less than the temperature of temperature at Sri। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। इन अक्यूज एक प्रश्नोत्तरी में पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। मतलब एक क्यूज में सही उत्तर के लिए पॉजिटिव मार्क्स दिया जाता है तथा गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्क्स दिया जाता है। इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वेयर 25, -5, -10, 15 एंड 10,
व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, अर्थात था, तो अंत में उसका कुल अंक क्या था। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख लिए हैं, चलिए चलिए देखते हैं। फर्स्ट राउंड में जैक का कितना नंबर आया था। फर्स्ट राउंड में उसका 25 मार्क्स, सेकेंड राउंड में -5 मार्क्स, थर्ड राउंड में -10 मार्क्स, फोर्थ राउंड में आया 15 मार्क्स, एंड फिफ्थ राउंड में कितना मार्क्स आया, 10 मार्क्स। तो बोल रहा है कि टोटल लास्ट तक, अंतिम तक उसने कितना मार्क्स लाया। तो लिखेंगे जैक्स टोटल मार्क्स एट द एंड। तो सभी नंबर को अगर हमको इसको पता करना होगा उसका टोटल मार्क्स कितना है, तो सभी को जोड़ना होगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि आपका मैथ में आया 75 मार्क्स, साइंस में आया 85 मार्क्स, इंग्लिश में आया 88 मार्क्स, एसएसटी में आया 90 मार्क्स, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपका टोटल मार्क्स कितना है, तो सभी को ऐड करते हैं। ठीक उसी प्रकार पूछ रहा है कि जैक जो है इन 5 राउंड में टोटल कितना मार्क्स लेकर आया। तो चलिए इन पांचों को जोड़ते हैं। तो 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, तो 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। पहले हम लोग प्लस वाला को एक साथ जोड़ते हैं, 25 प्लस 15, तो 25 और 15 करेंगे तो 25 और 5 30 और 10 40, 40 और 10 को ऐड करेंगे तो 50, 50 माइनस -5 और -10 तो -15। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 35 मार्क्स। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, बोल रहा है एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। अर्थात श्रीनगर में सोमवार को, मंडे को टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस था, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूजडे। तथा यह टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस गिर गया ऑन ट्यूजडे, अर्थात मंगलवार को। क्या बोला कि श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस था, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूजडे। तथा यह टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस गिर गया किस दिन, तो ऑन ट्यूजडे अर्थात मंगलवार को। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूजडे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो मंगलवार का टेम्परेचर श्रीनगर में कितना था। आगे पूछ रहा है ऑन वेडनेसडे इट रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस। आगे लिख दिया कि वेडनेसडे को इट रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस, अर्थात वेडनेसडे को टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। तो इस दिन टेम्परेचर क्या था, यानी कि बुधवार को टेम्परेचर क्या था। तो चलेंगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। टेम्परेचर ऑन मंडे, मंडे को टेम्परेचर कितना था, तो -5 डिग्री सेल्सियस था। टेम्परेचर ऑन ट्यूजडे, तो मंगलवार का टेम्परेचर क्या हुआ, तो -2 डिग्री सेल्सियस गिर गया। तो पहले से था -5 डिग्री सेल्सियस, और -2 गिर गया मतलब माइनस हुआ, तो 2 डिग्री सेल्सियस गिर गया टेम्परेचर।
2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर गया। जब 2 डिग्री सेल्सियस गिर गया तो इस कितना हो गया, -5 डिग्री पहले से, -5 डिग्री सेल्सियस पहले से था, और 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर गया। तो गिर गया तो -5 और -2 कितना हो जाएगा, तो -7 डिग्री सेल्सियस। माइनस यहाँ पर दर्शा रहा है कि टेम्परेचर गिरा है, माइनस यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, टेम्परेचर गिरा है अर्थात कम हुआ है। तो मंगलवार को टेम्परेचर कितना हो गया, -7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए मंडे को टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ट्यूसडे को टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस गिर गया। गिर गया मतलब कि कम हो गया, तो कम माइनस से दर्शाते हैं। -5 डिग्री सेल्सियस मंडे को था और ट्यूसडे को गिर गया -2 डिग्री सेल्सियस, तो इसको माइनस का साइन देकर 2 डिग्री सेल्सियस कर लिख दिए। अब माइनस और माइनस प्लस होता है लेकिन साइन वही रहता है, तो -7 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ट्यूसडे को टेम्परेचर हमारा कितना था, -7 डिग्री सेल्सियस। अगेन अगेन कह रहा है कि ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, मंगलवार को टेम्परेचर कितना था, तो -7 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे को टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो बढ़ गया तो उसको प्लस से साइन प्लस से दिखाएंगे, घटा था तो माइनस से दिखाए थे, बढ़ा तो प्लस से दिखाएंगे। तो -7 डिग्री सेल्सियस था ट्यूसडे को और वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो टेम्परेचर कितना हो गया, तो -7 में से 4 को माइनस घटाएंगे तो -3 डिग्री सेल्सियस। तो वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना था, तो -3 डिग्री सेल्सियस। वही क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, अर्थात बुधवार को टेम्परेचर कितना था, तो -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे अब हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर एबव द सी लेवल, अर्थात एक विमान समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? मतलब कह रहा है कि यह समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैर रही है एक सबमरीन, यानी कि एक पनडुब्बी के ठीक ऊपर है एक विमान जो उड़ रहा है समुद्र तल से, जिसकी ऊंचाई है 5000 मीटर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उनके बीच ऊर्ध्वाधर दूरी क्या है। नहीं समझे क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लेन जो है से समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तथा एक सबमरीन यानी कि पनडुब्बी इस सी लेवल से 1200 मीटर नीचे, 1200 मीटर नीचे जो है से पनडुब्बी है, नीचे जो है से तैर रही है एक पनडुब्बी। तो इन दोनों के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी क्या है, तो इन दोनों के बीच देखिए यहाँ से इधर हो गया 5000, यहाँ से इधर हो गया 5000, अब यहाँ से इधर हो गया 1200, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ऊर्ध्वाधर दूरी निकल जाएगा, यानी कि 5000 और 1200, तो कितना हो जाएगा 6200 मीटर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन plane and submarine, plane and submarine इक्वल टू सी लेवल से 5000 मीटर ऊपर एरोप्लेन है और सी लेवल से 1200 मीटर नीचे सबमरीन तैर रहा है। तो दोनों को ऊर्ध्वाधर दूरी हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 6200 मीटर, यानी कि 6200 मीटर आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि मोहन डिपॉजिट 2000 रुपीज in his bank account and withdraw 1642 from it the next day. If withdrawal of amount
from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposit? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. इसका हिंदी हुआ कि मोहन अपने बैंक खाते में 2,000 रुपये जमा करता है और नेक्स्ट डे 1,642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते से निकाला गया पैसा को निगेटिव इंटीजर से दर्शाया जाता है तो जमा की गई राशि को किस इंटीजर से दर्शाएंगे तथा निकासी के बाद मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे मोहन डिपॉजिट, तो मोहन डिपॉजिट कितना किया था अकाउंट में? मोहन डिपॉजिट किया था अकाउंट में 2,000 रुपीज तथा मोहन विथड्रॉल कितना किया था? विथड्रॉल 1642 रुपीज। ठीक है, तो जब क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ विथड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, तो देन हाउ विल यू रिप्रेजेंटेड द अमाउंट डिपॉजिट? तो जो पैसा जो जमा किया, जो डिपॉजिट किया, उसको किस इंटीजर से दिखाएंगे? तो पॉजिटिव इंटीजर से लिख देंगे डिपॉजिट अमाउंट is represented by positive integer। आंसर। फिर सेकंड बोल रहा है कि उसका अकाउंट में कितना पैसा बचा, यानी कि रिमेनिंग बैलेंस। नाउ रिमेनिंग बैलेंस इक्वल टू, तो जमा किया था 2,000 रुपये, जिसमें से निकाल लिया 1,642 रुपये। आपके पास 2,000 रुपया था, 1,642 रुपये खर्चा कर दे, तो कितना बचा? तो घटा देंगे, तो आंसर पता चल जाएगा। 10 में से 2 माइनस जाएगा तो 8 या 9, 9 में से 4 गया 5 या 9, 9 में से 6 गया 3, यानी कि उसके पास शेष उसके अकाउंट में 358 रुपया बचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, सॉरी 6, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। अर्थात रीता एक बिंदु ए से बिंदु बी तक ईस्ट की ओर 20 किलोमीटर चलती है। ठीक है, फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। मतलब बी से वह उसी सड़क पर वेस्ट की ओर 30 किलोमीटर चलती है। ठीक है, इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स वेस्ट। मतलब यदि ईस्ट की ओर की दूरी को एक पॉजिटिव इंटीजर से दर्शाया जाता है तो वेस्ट की ओर तय की गई दूरी को आप किस इंटीजर से दर्शाएंगे? तो जब उधर ईस्ट की ओर है पॉजिटिव तो वेस्ट की ओर निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव इंटीजर से दर्शाएंगे। फिर आगे पूछ रहा है बाय व्हिच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। अर्थात ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस इंटीजर द्वारा दर्शाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं लैंग्वेज में कुछ लिखकर। सबसे पहले रीता जो है से अपने घर से 10 किलोमीटर ईस्ट गई, इस रोड पर जा रही है, नेशनल हाईवे है, 4 लाइन है, यहां तक गई। अब यहां तक गई तो 10 किलोमीटर जो है से डिस्टेंस को कवर कर ली। कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। अपने घर से 10 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करके पॉइंट बी तक गई। फिर उसके बाद बोलता है
कि रीता जो है से इसी सड़क पर यहाँ से घूमते हुए जाती है, जाते 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 जाते, सॉरी 20 किलोमीटर यहाँ तक है जी, 20 किलोमीटर, 10 नहीं 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर करता है। अब यहाँ से जाते 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 यहाँ तक आती है, फिर यहाँ से आगे 10 किलोमीटर निकलती है, यानी कि टोटल 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। टोटल यहाँ से यहाँ तक उसने कवर की 20 किलोमीटर। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक रीता जैसे 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। तो बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ हमको ये ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक द्वारा दर्शाएंगे। उससे पहले हम लोग जैसे उसके वेस्ट में जो डिस्टेंस कवर किया उसको किस इंटीजर से दर्शाएंगे। तो पहले यहाँ लिखते हैं द डिस्टेंस टुवर्ड्स वेस्ट इज नेगेटिव इंटीजर। आंसर हो गई फर्स्ट का। सेकेंड पूछ रहा था कि बाय व्हिच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो उसका ये जो फाइनल पोजीशन ए था यहाँ से कितना दूरी को कवर किया, तो टोटल तो 30 किलोमीटर दूरी को कवर किया, ठीक है। लेकिन पहले तो अपने घर से बी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया था 20 किलोमीटर, तो पुनः तो 20 किलोमीटर पहुंचा, तो 20 किलोमीटर कवर किया तो अपने इनिशियल पॉइंट पर आ गया, प्रारंभिक बिंदु पर आ गया। अब यहाँ से जो दूरी किया वही ना एक्स्ट्रा दूरी तय किया, तो यहाँ से उसने कितना दूरी किया तय किया, तो टोटल 30 किलोमीटर। और 30 किलोमीटर में से 20 किलोमीटर को माइनस कर देंगे तो कितना किलोमीटर बचेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक उसने दूरी कवर किया 10 किलोमीटर। ठीक है। -10 तो अब हम लोग जो ये पूछ रहा था किस इंटीजर से आप दर्शाएंगे, तो उसको लिख लेते हैं। तो लास्ट में कितना जो है डिस्टेंस कवर किया, तो 10 किलोमीटर। -10 इंटीजर रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को सॉल्व करते हैं। इन ए मैजिक स्क्वायर इच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। अर्थात क्वेश्चन कह रहा है कि एक जादुई वर्ग में पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण का योग समान होता है, तो जांच कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जादुई वर्ग है। निम्नलिखित बोले तो ये दोनों वर्ग में से 1 और 2, ये दोनों में से कौन जादुई वर्ग है और कौन नहीं है। तो कौन सा वर्ग जादुई होगा, जिसका रो और कॉलम तथा डायगोनल जोड़ने पर अगर इसका योग जो है से सेम आ जाएगा तो जो है से जादुई वर्ग है, मैजिक स्क्वायर है। अगर जो है से योग समान नहीं आता है तो वो जो स्क्वायर है से जादुई स्क्वायर नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्क्वायर 1 को, स्क्वायर फर्स्ट को, कि ये जो है से मैजिक स्क्वायर है कि नहीं है। तो पहले जो है से हम लोग क्या रो को जोड़ते हैं। तो रो 1 का कितना है, तो 5 है, प्लस -1 है, प्लस -4 है, तो -4 और -4 और -1 तो -5 और +5, ये जो है कट जाएगा अर्थात 0 हो जाएगा। रो 2 देखते हैं, तो -5 और -2 तो -7, माइनस माइनस प्लस और माइनस साइन रहेगा, तो -5 और -2 तो -7 और +7, ये भी कट के 0। अब देखते हैं रो 3 का, तो -3 और +3 तो ये कट जाएगा और 0 पहले से, तो 0 0 0 + 0 तो 0, यानी कि रो को जोड़े तो 0 आ गया, तीनों रो को जोड़े तो 0 आ गया, मतलब अभी तक तो मैजिक है, ये मैजिक स्क्वायर है। अब आगे देखते हैं कॉलम को जोड़ते हैं, तो
कॉलम 1 को जोड़ते हैं, 5 प्लस माइनस 5, तो -5 और +5 कट गया तो 0। कॉलम 2 को जोड़ते हैं तो -1 और -2, तो -3 होगा और +3, ये जो है कट गया, यहाँ पर भी 0 आ गया। -4 और -3, तो -7 और +7 कट जाएगा तो 0। अर्थात रो को जोड़ने पर और कॉलम को जोड़ने पर पता तो चल गया कि अभी तक मैजिक स्क्वायर है। अब देखते हैं डायगोनल को जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ही बोल दिए हैं कि रो को और कॉलम को और डायगोनल को जोड़ने पर अगर जो है इसका जोड़ अर्थात सम जो है सेम आ जाता है, तब तो मैजिक स्क्वायर है। अगर नहीं आता है तो मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो चलिए अब डायगोनल को जोड़ते हैं। तो डायगोनल 0 प्लस -2 और प्लस -4, तो -4 और -2 -6 और 0 जोड़ेंगे तो -6 आया। अब देखिए यहाँ पर 6 आ गया, बाद बाकी सब जगह 0 आ रहा था, सब जगह 0 आ रहा था। अब देखिए डायगोनल 2 को जोड़ते हैं तो -2 और -3, -5 और +5 जैसे कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। सब जगह 0 आया, लेकिन एक जगह जैसे गड़बड़ा दिया, एक जगह जैसे -6 आया, जिस वजह से जो है से स्क्वायर वन जो है सो ये मैजिक स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर वन जो है से मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर लिख देते हैं साइड में। फर्स्ट इज नॉट मैजिक स्क्वायर, फर्स्ट इज नॉट मैजिक स्क्वायर, फर्स्ट इज नॉट मैजिक स्क्वायर। सेकेंड, अब देखिए सेकेंड रो 1 को जोड़ते हैं तो +1 और -10, तो -10 में से +1 को अगर माइनस घटाएंगे तो -9 आएगा। ठीक है। -4 और -3 -7 हो जाएगा, और -2 तो -9। ठीक है। -6 और -7, तो -6 और -7 -13 हो जाएगा, और -13 में से 4 प्लस में तो माइनस करेंगे तो -9 आएगा। रो के जोड़ने पर तो सेम सेम अभी आया है। अब कॉलम को जोड़ते हैं तो -6 और -4 -10 +1 करेंगे तो -9, -10 और -3 तो -13, और -13 में से 4 को माइनस करेंगे तो -9, -2 और -7 को ऐड करेंगे तो -9। अर्थात रो को और कॉलम को जोड़ने पर अभी तक तो ये जो है सेकेंड वाला स्क्वायर जो है से मैजिक स्क्वायर दिखाई दे रहा है अभी तक। अब चलते हैं रो को अति सॉरी डायगोनल को जोड़ते हैं तो डायगोनल 1 को जोड़े तो -7 और -3 -10 में से 1 को माइनस करेंगे, घटाएंगे तो हो जाएगा -9। ठीक है। अब -6 और -3 तो -9, -9 में 0 को जोड़ेंगे तो -9 आएगा। देख लीजिए, यहाँ पर रो को जोड़े तो भी -9, कॉलम को जोड़े फिर भी -9, और डायगोनल को जोड़े फिर भी -9। अर्थात सभी जगह जो है से इसका सम जो है इक्वल है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि सेकेंड इज अ मैजिक स्क्वायर। आंसर। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वेरीफाई ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी फॉर द फ्लोइंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो इसको वेरीफाई करना है 8 का। तो 8 का चलिए 1 हम लोग बनाते हैं। 8 का 1 है ए इक्वल टू 21 और बी इक्वल टू 18। तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए वेरीफाई करते हैं किस किस पर किस प्रॉपर्टी बेच करना है। तो ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी पर, यानी कि ए जो है से एल एच एस है और ए जो है से आर एच एस है। अगर दोनों साइड अगर इक्वल आ जाता है तो वेरीफाई है, अन्यथा नहीं है। एक को पहले फर्स्ट को चलिए वेरीफाई करते हैं। तो पहले एल एच एस को सोल्व करते हैं। एल एच एस, तो एल एच एस में कितना है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, तो ए का वैल्यू कितना है तो 21 है, माइनस बी का वैल्यू कितना है तो 18 है। 21 माइनस माइनस प्लस 18 ऐड करेंगे तो 819 213 39। अब चलते हैं आर एच एस से। ए प्लस बी, तो ए का वैल्यू 21 और बी का वैल्यू 18,
जोड़ इसको ऐड किए तो 39 इधर भाई आ गया, अर्थात हेंस LHS इक्वल टू RHS। इस वजह से ये जो है से वेरीफाई है, वेरीफाइड। ठीक है, अब हम लोग 2 नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर A इक्वल टू 118 और B इक्वल टू 125। तो चलिए LHS से चलते हैं, फ्रॉम LHS। तो LHS का प्रॉपर्टीज ये है, इस पर हमको देखना है। तो A का वैल्यू 118 माइनस 125, 118 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 125। ऐड कीजिए, 243। अब चलेंगे RHS से। तो A प्लस B 118 प्लस 125, तो ये भी आएगा 243। तो देख रहे हैं कि LHS और RHS इक्वल आ गया, अर्थात हम लिखेंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS, वेरीफाइड। अब दो ठो आप लोग सब कीजिएगा, ठीक है, आसान है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को, यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। कह रहा है कि जो ग्रेटर देन होगा उसके तरफ जो है से मुंह खुला रखेंगे, और जो इक्वल होगा तो इक्वल का साइन देंगे। ठीक है, जो है इसमें सोल्व करने के बाद जिधर जिस साइड का जो है से जो है नंबर जो है से बड़ा रहेगा उसके साइड मुंह को खुला रखेंगे, इसके मुंह को खुला रखेंगे, और अगर इक्वल आया दोनों तरफ तो ये इक्वल का साइन देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 का ए कह रहा है कि -8 और प्लस माइनस -4, -8 प्लस माइनस माइनस +4। तो यहाँ हम लोग माइनस किए तो -12 आ गया। अब यहाँ पर -8 में से +4 को अगर माइनस करते हैं तो -4, तो ये -4 और यहाँ -12 है। अब बताइए कि दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों में बड़ा है -4 वाला। देखिए माइनस में जो छोटा वो होता है बड़ा, और माइनस में जो बड़ा वो होता है छोटा। तो ये जो है -12 जो है से बड़ा देखने में लग रहा है, और है इस पर माइनस का साइन, इस वजह से छोटा है -4 के अपेक्षा। तो जो है -4 है बड़ा। माइनस में उल्टी चलता है, माइनस में उल्टी चलता है। देखिए इसको समझिए एक उदाहरण से। मान लेते हैं कि आपको जो है से आपको और आपके दोस्त को 50 रुपए की जरूरत पड़ा। कितना रुपए की जरूरत पड़ा? 50 रुपए की जरूरत पड़ा। तो आप जो है से कर्जा ले रहे हैं 4 रुपया, आप जो है से कर्जा ले रहे हैं 4 रुपया, और आपका दोस्त जो है से कर्जा ले रहा है 12 रुपया। तो आप लोग दोनों में ज्यादा कर्जा कौन लिया? तो आपका दोस्त। और ज्यादा कर्जा जो लेता है वह गरीब होता है। तो माइनस जो दर्शाता है कर्जा को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? कर्जा को। तो आपका दोस्त 12 रुपया लिया तो वो आपसे ज्यादा गरीब था। तो ज्यादा गरीब होने की वजह से ज्यादा गरीब था, अब आप जो है 4 रुपये कर्जा लिए तो आप कम गरीब थे। तो आप जैसे उसे बड़े हुए तो उधर जो बड़ा होता है उसके तरफ इसको मुंह खोल देते हैं। अब जैसे बी नंबर सोल्व कीजिए। तो -3 +7 माइनस प्लस -19, इधर 15 -8 माइनस प्लस -9। तो -3 और -9 -22, और -22 में से 7 घटाएंगे तो -15। इधर -8 और -9, तो -17, -17 में से 15 घटाएंगे तो -2। तो अभी हम बोले कि माइनस में जो छोटा वो होता है बड़ा, और माइनस में जो बड़ा वो होता है छोटा। तो इस पे बड़ा कौन होता है? -2। ठीक है, ऐसे ही सोल्व करना है इसमें। और 3 ठो है, और इसमें 3 ठो है, तो इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। जो बड़ा रहेगा उसके तरफ मुंह दिखा देंगे। अगर दोनों साइड बराबर आ गया, जैसे यहाँ पर भी -2 यहाँ पर भी -2, तो इक्वल का साइन दे देंगे, इक्वल का साइन दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पानी की टंकी का 10 सीढ़ियां
सबसे ऊपर वाली सीढ़ी अर्थात पहली सीढ़ी पर एक बंदर बैठा है, जबकि पानी का स्तर 9वीं सीढ़ी पर है। किस सीढ़ी पर है? 9वीं सीढ़ी पर है। देन क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट ही जंप्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स अप। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल? सेकेंड कह रहा है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक। फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप्स अप and then jumps back 2 steps down in every move. In how many jumps will he reach back the top step? चलिए समझते हैं इसका हिंदी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि ही जंप्स 3 स्टेप्स, अर्थात वह 3 सीढ़ियां नीचे कूदता है और फिर 2 सीढ़ियां ऊपर कूदता है। तो कितनी छलांग में वह जल स्तर तक पहुंचेगा? तो जल स्तर किस स्टेप पर है? तो 9th स्टेप पर है। तो चलिए पहले इसको सोल्व करते हैं। और बंदर कहाँ बैठा हुआ है? तो पहली सीढ़ी पर। चलिए इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। देखते हैं कि ये जो बंदर जो है कितना जंप में नीचे आएगा। सीढ़ी हम लोग बना लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखिए समझते हैं कि ही जंप्स 3 स्टेप। वो जंप जबकि फर्स्ट स्टेप पर बैठा हुआ है, लिखा हुआ है दैट इज द फर्स्ट स्टेप, लेकिन फर्स्ट स्टेप पर ही वो बैठा हुआ है, फर्स्ट स्टेप पर बैठा हुआ है। तो जब जंप मारेगा तो 3 स्टेप नीचे आएगा, तो 1 2 3 अर्थात पहुंचेगा कितना नंबर पर? तो 4th नंबर पर। जैसे ही सेकेंड जंप मारेगा तो नीचे ना आके ऊपर चला जाएगा। कितने स्टेप? तो 2 स्टेप। जब 2 स्टेप ऊपर जाएगा तो कितने नंबर पहुंच जाएगा? तो 2 नंबर पर। तो चलिए इसको एक अलग ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर बंदर बैठा हुआ है, ठीक है। वो जो है फर्स्ट जंप जब मारा तो पहुंच गया 4th नंबर के सीढ़ी पर। जब सेकेंड जंप मारा तो ऊपर चला गया। ऊपर गया कितना स्टेप? तो 2 स्टेप। तो कितना नंबर पहुंच गया? तो 2 नंबर पर। फिर तीसरा का जब जंप मारा तो 3 2 5, 5 नंबर की सीढ़ी पर। फिर जब जंप मारा तो 5 में से 2 जाएगा 3 नंबर पर। फिर जब जंप मारेगा तो 3 और 3 6 नंबर पर। फिर जंप मारेगा तो 6 में से 2 जाएगा 4 नंबर पर। फिर यहाँ से जंप मारेगा तो 4 3 7 नंबर पर। फिर यहाँ से जंप मारेगा तो 7 में से 2 गया 5 नंबर पर। फिर यहाँ से जंप मारेगा तो 8 नंबर पर। लेकिन पुनः यहाँ से जंप मारेगा तो 8 में से 2 जाएगा 6 नंबर पर। फिर यहाँ से जंप मारेगा तो 9th नंबर पर। और 9वें तो सीढ़ी है, तो आखिर इसको 9th स्टेप पर पहुंचने पर कितना जंप लगाना पड़ा? तो चलिए तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलिए आंसर लिख देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जंप इक्वल टू 11 आंसर। अब वही 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अब पानी पी लिया, अब पानी पीकर ऊपर जाना है उस बंदर को। तो ऊपर जाने के लिए वो एक जंप में 4 स्टेप जा रहा है और दूसरे का जंप जैसे ही मार रहा है तो 2 स्टेप नीचे आ जा रहा है। अर्थात पहल सीढ़ी पर तो है ही, और 4 जंप मारेगा तो 4 स्टेप अगर कवर करेगा तो 5वें नंबर की सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। 1 2 3 4 5 यहाँ पर पहुंच जाएगा फर्स्ट जंप में। लेकिन जैसे ही सेकेंड जंप मारेगा 2 स्टेप नीचे आ जाएगा, यानी कि 2 सीढ़ी नीचे आ जाएगा, तीसरा नंबर पहुंच जाएगा। तो चलिए इसको भी एक हम लोग अलग ही ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर बंदर बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ से जंप मारा तो 5 नंबर की सीढ़ी पर। फिर यहाँ से जंप मारेगा तो कितना नीचे आ रहा है? 2 सीढ़ी। तो 5 में से 2 जाएगा 3। फिर मारेगा तो 3 और 4 7। फिर यहाँ से नीचे जाएगा 2 तो 5 नंबर पर। फिर यहाँ से मारेगा तो 5 और 4 9th है, तो सीढ़ी है। तो कितना स्टेप में आ गया? कितना जंप में आ गया? तो जंप 1 जंप 2 जंप 3 जंप 4 जंप 5। तो टोटल नंबर ऑफ जंप इक्वल टू 5 आंसर। नहीं समझे? एक बार और समझिए। देखिए मान लेते हैं कि बंदर जो है फर्स्ट स्टेप अर्थात फर्स्ट सीढ़ी पर बैठा हुआ है। वहां से जब फर्स्ट छलांग लगाएगा तो आएगा 4थे नंबर की सीढ़ी पर। लेकिन जैसे ही दूसरा छलांग लगाएगा तो 2 स्टेप नीचे पीछे, यानी कि 2 स्टेप जो है ऊपर चढ़ जाता है। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी कि 2 नंबर की सीढ़ी पर चला गया। जैसे ही तीसरा छलांग लगाएगा तो 2 में 3 जोड़ दीजिए, 3 और, तो 2 3 5 पर पहुंच जाएगा। जैसे ही चौथा छलांग लगाएगा तो 5 में से फिर 2 घटा दीजिए 3,
फिर अगला जंप लगाएगा तो 3 में 3 जोड़िएगा तो 6, लेकिन 6 में फिर जैसे अगला जंप लगाएगा तो ऊपर चला जाएगा 2 तो 4, फिर अगला लगाएगा तो 4 में 3 जोड़ेगा 7, फिर अगला लगाएगा तो 7 में से 2 घटाएंगे 5, फिर अगला लगाएगा तो 5 में 3 जोड़ेंगे 8, फिर अगला जंप लगाएगा तो 8 में से 2 घटाएंगे 6, फिर अगला जंप लगाएगा तो 6 3 9। हमको 9th सीढ़ी पर तो पहुंचना ही था, 9th सीढ़ी पर तो पहुंचना ही है। अब पहुंचिएगा यहाँ, तो यहाँ से अब थोड़ा जंप लगाएगा। अब जंप पानी पीने के बाद लगाएगा, तो यहाँ तक आने में कितना कितना जंप लगाया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल नंबर ऑफ जंप इक्वल टू 11। अब उसको नीचे से ऊपर पानी पी के जा रहा था, तो फर्स्ट जंप में वो जो है से फोर्थ स्टेप को जो है से यानी कि 4 सीढ़ी कवर कर रहा था, मतलब कितने नंबर की सीढ़ी पर पहुंच जाएगा, 5 नंबर की सीढ़ी पर। तो पहला जंप में 5 नंबर की सीढ़ी पर, तो दूसरा जंप जैसे ही मारा तो 2 स्टेप यानी 2 सीढ़ी नीचे आ गया, तो तीसरा सीढ़ी पर। फिर जब अगला जंप मारेगा तो डायरेक्ट 7वां नंबर पर, क्योंकि 4 स्टेप मार रहा है, ऊपर कवर कर रहा है। फिर अगला मारेगा, यदि अगला जंप मारेगा तो 5 नंबर पर, फिर अगला जंप मारेगा तो 9th नंबर पर। क्यों? क्योंकि एक बार में जैसे 4th स्टेप कवर कर रहा है, तो 5th नंबर पर था, तो जब जंप मार रहा है ऊपर की ओर तो जा रहा है 4th स्टेप, तो जब 9th पर पहुंचेगा तो फिर क्यों मारेगा जंप, यानी कि टोटल जंप कितना हो गया 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर ऑफ जंप इक्वल टू 5 आंसर। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 बच गया। पुनः क्वेश्चन नंबर 3 को सुनेंगे। इफ द नंबर ऑफ स्टेप मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाई निगेटिव इंटीजर्स, कह रहा है कि जब नीचे की ओर स्टेप लगाता है तो उसे निगेटिव इंटीजर से दर्शाते हैं। एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव अप बाय पॉजिटिव इंटीजर, जब ऊपर की ओर मूव करता है तो उसे पॉजिटिव इंटीजर से दर्शाते हैं। तो रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। ए -3 + 2 इसको पूरा करना है, और फिर बी को +4 - 2, यानी कि फर्स्ट वाला में जब 3 सीढ़ी जब नीचे आता है तो उसको किससे दर्शा रहा है, मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेटिव, जब 3 सीढ़ी नीचे आ रहा है तो उसको माइनस से दर्शा रहा है, जबकि जो 2 सीढ़ी ऊपर जा रहा है तो उसको प्लस से। ठीक उसी प्रकार सेकेंड वाला में जब 4 सीढ़ी ऊपर जा रहा है तो उसको प्लस से, और 2 सीढ़ी नीचे आ रहा है तो उसको माइनस से। क्या बोल रहा है, जब फर्स्ट वाला में 3 स्टेप नीचे आ रहा था तो उसको माइनस इंटीजर से, और जब 2 स्टेप ऊपर जा रहा है तो उसको प्लस इंटीजर से दर्शाना है। और बाद बाकी जितना भी 11 जंप ऐसा किया है ऐसा उसको आप जो है से +3 -3 +2 -3 +2 से दर्शा के लास्ट में हमको उसको ऐड कीजिए। फिर जो है से सेकेंड वाला को बोल रहा है कि 4 स्टेप ऊपर जा रहा है तो उसको प्लस में, और 2 स्टेप नीचे आ रहा है तो उसको माइनस में। उसको आप हल कीजिए और बताइए कि कितना आ रहा है आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट वाला में तो कुल कितना जंप लिया था, 11 जंप। तो देखिए यानी कि कितना स्टेप ऊपर, तो वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एक 6, 3 + 2 -3, तो ऐड करो -3 -3 -3 -3 -3 -3 6 टाइम, तो कितना हो जाएगा -18। अब 2 को जोड़ो 1 2 3 4 5 टाइम यानी कि 10, तो कितना आ गया टोटल -8। तो यहाँ पर देखो इक्वल टू -8 आना चाहिए, तो -8 आया। अब देखो बी नंबर का, ये तो ए का हो गया। बी का देखो, जो ऊपर जा रहा है उसको प्लस से, तो +4 -2 +4 -2 +4, टोटल कितना जंप लिया था, तो 5 जंप, जिसमें 3 जो है से 4 वाला जंप लिया था, और 2 वाला जैसे 2 टाइम्स। तो इसको ऐड करो 4 4 तो 8 और 4 12, माइनस माइनस 2 जगह है तो -2 -2 -4, तो 8 आंसर आ गया। देखो यहाँ पर कह रहा था कि जो बी वाला को 8 आना चाहिए, तो 8 आया। तो फाइनली आज हम लोग पूरा चैप्टर 1.1 को सॉल्व कर लिए, 1 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए, और आप लोग को शायद कुछ न कुछ तो ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो कुछ हेल्पफुल लग रहा होगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, तथा कुछ दोस्तों के पास हमारा चैनल को शेयर भी कर दीजिए। बस इतना ही कहना चाहेंगे। धन्यवाद।